मतलब आप सबको मार दीजिए, एक भी बचा रहेगा तो वो भी इंतकाम लेगा। तो ये वहाँ का है और इसी जज्बे के साथ काम कर रहा है। अभी अब्बास अरागची जो है वहाँ के विदेश मंत्री ईरान के, उनका अल जजीरा के साथ एक लंबा इंटरव्यू जो अभी प्रकाशित हुआ है थोड़ी देर पहले ही, और उसमें वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति के मारे जाने से निज़ाम पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। एक व्यक्ति मारा गया तो दूसरा उसके लिए तैयार है। हमारी व्यवस्था ही इस तरीके की है कि यहाँ इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हम आखिरी दम तक आपसे लड़ेंगे, एक भी आदमी बचेगा तो वो भी आपसे लड़ता रहेगा। तो यानी आप हमको मार सकते हैं, आप हमको जीत नहीं सकते हैं, लेकिन हम जब बदला लेंगे तो आप जो है वो रोएंगे बुरी तरीके से। ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। 200 सैनिक जो हैं अमेरिका के घायल हुए, ये तो खुद यूएस सेंट्रल कमांड उसने स्वीकार कर लिया राजीव जी कि 200 सैनिक उसके घायल हुए हैं। अब ये जो गेराल्ड 4 जो युद्धपोत कैरियर है इनका अमेरिका का, जिसमें आग लगी है ईरान के मिसाइल से, इसको खुद यूएस सेंट्रल कमांड ने स्वीकार किया है कि ये इसको नुकसान हुआ है और इस पर आग लग गई है, इसको रोका गया है। तो ये आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। अगर आपने भाई, अब जैसे खबर आई कि रात में जो है अमेरिका ने लगभग 5000 टन जो है बारूद वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर दागा, उसके बाद भी आप वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। अगर आपने 5000 टन दागा और उसके बाद उसने ईरान ने हमला किया आपके युद्धपोत कैरियर पर, तो आप समझ सकते हैं। 5000 टन नहीं है, 5000 पाउंड है, मतलब लगभग 2200 किलोग्राम होता है। 2200 किलोग्राम तो वो आप डाला है। तो इसके बाद भी अगर आप वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, आप उसको मुक्त नहीं करा पा रहे हैं, तो ये आपकी एक तरीके से हार को ही दर्शाता है कि आपके इस हमले के बाद उसने आपके ऊपर फिर हमला कर दिया, आपके युद्धपोत कैरियर पर ही हमला कर दिया। तो ये ईरान बहुत मजबूती के साथ हमले कर रहा है और जो वहाँ के तमाम जनरल्स हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारा मिसाइल कार्यक्रम हमारा देसी कार्यक्रम है और हमने इसके बनाने की क्षमता बढ़ा ली है। हमारा 10 साल तक मिसाइल से हमले करने का पूरा हमारा ज़ख़ीरा मौजूद है और हम इससे हमले करते रहेंगे और आपको इसकी थाह नहीं मिल सकती है। ये वो साफ तौर पर कह रहे हैं, करके भी दिखा रहे हैं राजीव जी, कह ही नहीं रहे, जो वो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है जी। सबसे बड़ी बात यही है कि जो कहता है ईरान वो करके दिखाता है। ईरान जो है वो लगातार निशाना बना रहा है अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पे। अरागची का बयान बहुत मायने रखता है। अरागची जो है सैयद अब्बास अरागची विदेश मंत्री हैं ईरान के, और उनसे ही हिंदुस्तान के भी काउंटर पार्ट उनके विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बातचीत की थी और हॉर्मुज को खोलने के लिए बातचीत हुई थी। लेकिन इन सबके बीच जो खबर है वो बहुत महत्वपूर्ण खबर आती है कि ईरान के टॉप लीडर्स जो है वो वहां मारे जाते हैं। और ईरान जब शांति वार्ता की ओर बढ़ रहा था उस समय यहां कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि ईरान जो है वो उसके ऊपर हमला होता है। लेकिन अब यहां से इस जंग में क्या दिखाई देता है राजीव जी? इस जंग में दिखाई ये देता है कि इसमें नेतन्याहू जो है वो ट्रंप के साथ धोखा कर रहा है, ये समझ में आ रहा है और ट्रंप की पीठ में छुरा घोंप रहा है। चूंकि जो CNN है राजीव जी, उसके साथ न्यूयॉर्क टाइम्स के पूर्व संवाददाता हैं जो तेहरान में रहे थे, उनका एक इंटरव्यू भी थोड़ी देर पहले आया है और उसमें उनका कहना है साफ तौर पर कि लारीजानी ही वो व्यक्ति थे जिनके ज़रिए अमेरिका नेगोशिएशन की टेबल पर आ सकता था और आपने उनको ही ख़त्म करके, यानी अब वहाँ अब जो लीडरशिप आएगी लारीजानी के बाद वो और ज़्यादा रेडिकल होगी और ज़्यादा वो ईरानी मतलब जो है इंतकाम के साथ आएगी और घोर अमेरिका विरोधी होगी और उसके हमले और ज़्यादा ताकतवर होंगे। तो यानी नेतन्याहू ये कर रहा है कि किसी भी तरीके से ट्रंप जो है वो इस युद्ध से निकलने ना पाए, इसकी तरफ बढ़ रहा है। चूँकि ट्रंप ने कल ही हम लोगों ने राजीव जी जिस तरीके सुनवाया था कि भाई बड़ा IQ वाले लोग हैं, इन्होंने जिस तरीके से हमले किए हैं, एक साथ सब जगह हमले कर रहे हैं, तो इसका मतलब ट्रंप जो थे वो बैक हो रहे। तो जैसे ही लगा इजराइल को कि ट्रंप बैक हो रहे हैं, उसने लारीजानी को निशाना बनाकर ये किया। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इसमें अब जो है वो बैक फुट पर लाने की कोशिश, मतलब ट्रंप निकलने ना पाए इस युद्ध से, ये पूरी रणनीति नेतन्याहू की दिखाई पड़ती है। लेकिन नेतन्याहू कब तक बचे रहेंगे ये भी, अब जैसे 100 ठिकानों पर हमला किया है IRGC ने आज ही, और ये दावे के साथ कहा है कि हमने 100 ठिकानों पर इजराइल के जो सैन्य प्रतिष्ठान हैं उन पर हमले किए हैं और इजराइल स्वीकार भी कर रहा है कि ईरान ने किए हैं और ये कह रहा है कि क्लस्टर बम से हमले किए हैं। अब राजीव जी, अगर क्लस्टर बम से हमला होगा तो ऐसा नहीं है कि एक बिल्डिंग पर हमला हो और आप बता रहे हैं कि 100 गाड़ियाँ जो हैं क्षतिग्रस्त हो गई और जान जाए सिर्फ 2 ही लोगों की, ऐसा तो नहीं हो सकता है। जो विजुअल्स जारी कर रहे हैं 100 गाड़ियों में तो आग लगती है आप दिखा रहे हैं, 1 किलोमीटर तक सड़क जो है ध्वस्त आप दिखा रहे हैं, ये आप ही के विजुअल्स हैं।
इजराइल द्वारा जारी की हुई। तो 1 किलोमीटर तक अगर सड़क ध्वस्त हो गई है, 100 गाड़ियों में अगर आग लग गई है, तो ऐसा तो नहीं कि 2 आदमी दो की ही जान गई होगी। तो वहाँ किस तरीके से चीज़ें छिपाई जा रही हैं राजीव जी, असल में देखिए ये सूचनाओं का युद्ध भी है। युद्ध जो है 2 स्तर पर लड़ा जाता है, एक सेना के मोर्चे पर, दूसरा सूचनाओं के स्तर पर। तो सूचनाओं के स्तर पर इजराइल जो युद्ध लड़ रहा है वो बहुत एक तरह से कहा जाए कि सूचनाओं को दबा कर युद्ध लड़ रहा है, ताकि उसकी सूचनाएं बाहर नहीं आने पाएं। लेकिन ईरान जो युद्ध लड़ रहा है वो सूचनाओं के स्तर पर भी खुले तौर पर लड़ रहा है। अपना नुकसान होता है तो बताता है कि हमारा ये नुकसान हुआ, और दूसरे का नुकसान करता है तो बताता है कि नुकसान किया। नुकसान करने से पहले बताता है हमने ये हमले किए, और होने के बाद बताता है कि हमने इस हमलों में इतना हमने नुकसान किया, हमारे ऊपर ये हमले हुए, हमारा ये नुकसान हुआ। ईरान ने नहीं छुपाया कि उसके लगभग 3300 नागरिकों की जान गई है। उसने कहा हमारे 3300 नागरिकों की जान गई है। 50 यूनेस्को संरक्षित जो बिल्डिंग्स हैं उन पर उनको ध्वस्त कर दिया है इजराइल ने, ये उसने स्वीकार किया। लेकिन इजराइल इनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब जाकर स्वीकार करना धीरे धीरे शुरू किया है, वो भी बताना कि 1 बिल्डिंग या 2 बिल्डिंग ध्वस्त हुई है। तो ये दोनों में एक तरीके का अंतर राजीव जी दिखाई पड़ता है। कई सारे विजुअल्स ईरान ने जारी किए हैं। ईरान ने इजराइल के ऊपर जबरदस्त हमला किया है, मिसाइल हमला किया है, और अलग अलग मिसाइल जो दागे हैं उसके विजुअल्स उसने वीडियो जारी किए हैं ईरान ने अभी से थोड़ी देर पहले, ये बताते हुए कि देखो हमने इजराइल के ऊपर क्या किया है। फोटोग्राफ्स इजराइल के, विजुअल्स जो मिसाइल खुर्रम शहर खासकर इसमें मुख्य रूप से है, और जिसका इस्तेमाल अभी कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका इस्तेमाल ईरान कर रहा है इजराइल के ऊपर हमले में, और वहां कई नागरिक हताहत होने की खबर बताई जा रही है। इजराइल से खबर आ रही है ईरान ने सऊदी अरब पे भी बहुत बड़ा हमला किया है। सऊदी अरब के जो बेस है वहां पे अमेरिकी बेस, उस पर इसने हमला किया है ईरान ने। और ईरान ने कई मिसाइलों के अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो अभी थोड़ी देर में उन तस्वीरों को भी हम दिखाएंगे। लेकिन इस बीच कल रात की तस्वीर ये देखिए, सड़क पे लोग जुलूस निकाल के निकले हुए हैं, ये वहां की है। ईरान की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कल रात की तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और ये तब जबकि ये खबर आई कि लारीजानी को मार दिया गया है, उसके बाद लोग जुलूस लेकर निकल गए सड़कों पे लारीजानी के समर्थन में, क्योंकि उनको मार डाला गया, और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। इस बीच कई क्लस्टर बमों के विजुअल्स जो हैं वो ईरान ने अभी से थोड़ी देर पहले जारी किए हैं, वो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं अमलेंदु जी, और इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ईरान यहां से आगे बढ़ने की जुगत में है। ईरान यहां से पीछे हटते हुए दिखाई नहीं दे रहा। वो बार बार ईरान जिस ढंग से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है उसमें मिसाइलों का उपयोग है, और ये दिखाई दे रहा है कि ईरान यहां से आगे अब किस कदर किस दिशा में जाएगा, उसकी एक तस्वीर साफ यहां पे दिखाई दे रही है। बिल्कुल राजीव जी, और उसने अपने हमलों का दायरा भी बढ़ा दिया है। अभी तक जॉर्डन जो था वो हमले के निशानों पे नहीं था, अब उसने जॉर्डन को भी जो है जारी कर दिया है। उसको धमकी भी दी है। हाँ, धमकी दी, और उनके नागरिकों से कहा है साफ तौर पर कि आप लोग जो हवाई क्षेत्र हैं, जो हवाई अड्डे हैं, उनसे, जो सैन्य अड्डे हैं, उनसे आप लोग दूर चले जाइए। अरबी में और फारसी में दोनों में वीडियो जारी करके ये जो है वहाँ के सैन्य कमांडर जो है अल नबिया हेडक्वार्टर जो उसके, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई आप जो है हवाई क्षेत्र का या ज़मीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमलों के लिए ना होने दें, और अपने जो सैन्य अड्डे हैं उनसे आप दूर चले जाइए। ये साफ तौर पर उसने चेतावनी जारी कर दी, यानी कि अब जॉर्डन पर भी अब हमला करेगा, ये उसने एक तरीके से साफ तौर पर बता दिया है। तो ये राजीव जी एक बड़ी इस समय खबर है। इधर जो अली लारीजानी है, उन्होंने अल जजीरा के साथ जो राजीव जी कहा, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जो अमेरिकी इजरायली आक्रमण के बावजूद जो ईरानी व्यवस्था है वो कायम रहेगी, क्योंकि गणराज्य ईरान में एक मजबूत राजनीतिक संरचना है जिसमें स्थापित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संस्थाएं हैं। एक व्यक्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति इस संरचना को प्रभावित नहीं करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। आप देखिए राजीव जी की पहले ही दिन आपने जब 28 फरवरी को हमला किया था तो उसी में खामेनेई की जान चली गई थी, और आज 19वां दिन है। 19 दिन तक बिना खामेनेई के ईरान लड़ रहा था। आपने तो तसव्वुर ये किया था कि खामेनेई को आप मारेंगे और ईरान सरंजा कर देगा, नहीं हुआ, बल्कि उसने पलटवार ज़्यादा कर दिए और अमेरिकी बेसिस पे हमले किए। साथ में जो आपके सहयोगी देश समझे जाते थे उनके ऊपर भी हमले किए। तो यानी उसने अपना दायरा बढ़ा दिया, और लारीजानी के मारे जाने के बाद जैसे ही उसने स्वीकार किया उसके बाद उसने अपने मिसाइल्स के हमले और बढ़ा दिए। तो यानी वहाँ की व्यवस्था वो इस तरीके की है कि वो ट्रंप के मरने से अमेरिका ख़त्म नहीं हो जाएगा राजीव जी। ठीक इसी तरीके से लारीजानी के ख़त्म हो जाने से ईरान ख़त्म नहीं हो गया।
जब खामेनेई के ख़त्म होने से ईरान ख़त्म नहीं हुआ तो लारीजानी के ख़त्म होने से भी ख़त्म नहीं होगा। तो ये वहाँ की एक व्यवस्था है, उसकी उनकी पूरी तैयारियां हैं कि अगर हमारे 10 कमांडर भी मारे जाते हैं इस तरीके के, 20 भी मारे जाते हैं, तब भी ये व्यवस्था कायम रहेगी। तो ये एक बड़ा सिरदर्द जो है राजीव जी, ये है इस समय अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब मीडिया के सामने आए, रोज सुबह आते हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरह नहीं है जो मीडिया के सामने आते ही नहीं, लेकिन ये मीडिया के सामने आते हैं रोज, लगभग रोजाना। अगर ये नहीं आते हैं यानी डोनाल्ड ट्रंप नहीं आते हैं तो उनका जो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता है वो आती हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने जब वो मीडिया के सामने आए तो कई सारे सवाल पूछे गए। उनमें से एक सवाल ये पूछा गया कि क्या आपको डर है कि अगर आप ईरान में सेना भेजेंगे तो ये दूसरा वियतनाम बन सकता है? ये एक बड़ा सवाल पूछा गया पत्रकार की तरफ से। और देखिए पत्रकार भी पूरे यहाँ जोश के साथ सवाल करते हैं, यहाँ पहले से सवाल दिए नहीं जाते हैं कि इसके इतर मत पूछना। तो यहाँ पर साफ साफ पूछा गया पत्रकार के जरिए कि क्या आपको डर है कि अगर आप ईरान में सेना भेजेंगे तो ये दूसरा वियतनाम बन जाएगा? जवाब क्या दिया उनकी जुबानी सुन लीजिए और हिंदी तर्जुमा इसके बाद में बताता हूं, लेकिन जवाब सुनिए डोनाल्ड ट्रंप कह क्या रहे हैं। In Iran, because the Iranian regime has told Sky News, if you put boots on the ground in Iran, it will be another Vietnam. Are you afraid of that? No, I'm really not afraid of anything. तो सुन लिया आपने, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप से जब यह सवाल पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा, नहीं मुझे सच में किसी बात का डर नहीं है, यानी मैं डर नहीं रहा हूँ। लेकिन उनके चेहरे को देख लीजिए, जरा फुल स्क्रीन ला सकते हैं तो फुल स्क्रीन लाइए इनके चेहरे को। ये चेहरा देखिए, ऊपर ब्रेकिंग हटा दीजिए तो दिखाई देगा। ये चेहरा देखिए, एक इंसान कितना थका हुआ, कितना परेशान। ये डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कभी डांस करते हुए नजर आते थे, कभी मुस्कुराते हुए नजर आते थे, लेकिन इस ईरान जंग ने, भले ईरान में आपने उनके टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया हो, लेकिन ईरान जंग ने आपको कहां पहुंचा दिया है उसकी बानगी यहां साफ दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप कितना परेशान हैं ये साफ दिखाई दे रहा है अमलेंदु जी। और लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, और सवाल का जवाब सामने वाला दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सवाल पूछे जा रहे हो, सवालों के जवाब भी दे रहे हैं, भले ही वो अपने मन के जवाब दे रहे हो, भले ही घोषणा कर रहे हो कि हम जीत गए हैं, हमने इसका सब खत्म कर दिया। वो तो करेंगे ही भाई, वो तो करेंगे, लेकिन सवाल पूछने तो दे रहे हैं कम से कम कि तुम सवाल पूछो। हाँ, सवाल पूछने दे रहे हैं और सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। यहाँ तो ना सवाल पूछने की इजाजत है, यहाँ तो राजीव जी चलिए अब इनके मित्र तो छोड़ दीजिए, इनके मित्र के चेले जो हैं वो ज्ञानेश कुमार, वो सवाल नहीं पूछने देते हैं, तो बात छोड़ दीजिए। तो ये जिस तरीके से ट्रंप सवाल ले रहे हैं और सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो अपने हिसाब से जायज़ ही बात है कि एक युद्ध में गया हुआ देश है तो अपनी हार ऐसे कैसे स्वीकार कर लेगा? हार जाएगा तब भी स्वीकार नहीं करेगा, साफ तौर पर कुछ ना कुछ बहाने बनाएगा कि हमें इसलिए छोड़कर आ गए कि मानवता की बात थी, ये थी, मतलब कुछ ना कुछ बहाने जरूर बनाएगा। लेकिन अभी भी जो है वो सवालों के जवाब दे रहे हैं, हालांकि चढ़ते हैं सवालों से, ऐसा नहीं चढ़ते नहीं हो, लेकिन सवालों के जवाब दे रहे हैं और उनका चेहरा बता रहा है कि बहुत घबराए हुए ट्रंप इस समय दिखाई पड़ रहे हैं। 19 दिन के बाद भी ईरान ने हथियार नहीं डाले हैं। अब्बास अराक्ची का अभी फिर एक बयान आ गया है कि हमारी पूरी लीडरशिप शहीद होने पर गर्व महसूस करेगी। तो ट्रंप साहब आप अगर सबको भी मार डालेंगे तब भी उनको इस पर गर्व होगा। और राजीव जी, कल जिस तरीके से ईरान की जनता सड़कों पर उतरी है, ये लारीजानी की शहादत का जश्न मनाने के लिए उतरी, एक तरीके से कहा जाए कि शहीद हुआ एक और हमारा आदमी, पीठ नहीं दिखाई है उसने, जंग में लड़ते हुए मारा गया। तो ये शहादत का जज्बा राजीव जी, ये लाना ट्रंप साहब के लिए बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उनके यहाँ एक इस्तीफा होने के बाद देखिए कितना परेशान है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप, और इन सब के बीच लारीजानी की मौत की पुष्टि ईरान ने कर दी और सुलेमानी की मौत की पुष्टि भी ईरान ने कर दी। और इससे जो है वो परेशानी ईरान की बढ़नी चाहिए थी, लेकिन परेशानी में डोनाल्ड ट्रंप फिर नजर आते हैं, इजराइल नजर आता है, लेकिन ताबड़तोड़, क्योंकि अब इंतकाम की बात यहाँ आ गई है और इंतकाम की आग में झुलस रहा है इजराइल, ये साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहां से कहीं ना कहीं ईरान और भी तगड़े हमले कर रहा है। 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है सुबह से लेकर अभी तक। जी बिल्कुल, 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का किया है। उसमें कद्र है, उसमें खुर्रमशहर 4 है, कई जो मतलब उसकी अब जो उन्नत तकनीक वाली मिसाइल्स हैं अब सबको किया है। और राजीव जी, वो भी जो भारत में उनका हैदराबाद में कॉन्सुलेट है ईरान का, उसने एक विजुअल जारी किया है और उसने दिखाया कि किस तरीके से उसकी मिसाइल जो ईरान की जा रही है और अमेरिका का बेस है
वहीं अमेरिका की एक एम्बेसी है, वो इराक का ही जहाँ तक दिखाया होगा, और वो जाकर निशाने को हिट कर रही है और उनके इंटरसेप्टर चल ही नहीं रहे हैं, रोक ही नहीं पा रहे हैं। तो ये मतलब उनका पूरा जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको ईरान ने तबाह कर दिया है, ज़बरदस्त तरीके से मिसाइल से हमले ईरान कर रहा है। इधर राजीव जी, IRGC के जो एयरफोर्स के कमांडर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि अब उनका इरादा ईरान के दुश्मनों को अब तक के सबसे साहसी जवाबी हमलों से निशाना बनाना है। और ब्रिगेडियर जनरल माजिद मौसवी हैं, उन्होंने राष्ट्र के नाम एक संदेश में लिखा कि आज रात दुश्मन का आसमान आपके लिए और भी शानदार नज़ारा करने वाला है। और उनके अनुसार जवाबी कार्रवाई में नियोजित बढ़ोतरी राष्ट्र की उस मांग का जवाब होगी जिसमें कॉप से कहा गया था कि वह दुश्मनों द्वारा राष्ट्र के प्रति किए गए अत्याचारों के बदले में उन्हें और भी कड़ा सबक सिखाएं। और अपने संदेश के अंत में उन्होंने जोर देकर कहा कि दुश्मन जो है वो हमारे देश को हराने में असमर्थ है। ये साफ तौर पर उन्होंने राजीव जी कहा है, यानी अब हमले और तेज होंगे, ये समझ में आ रहा है। जी, हमले और तेज होंगे, ये साफ समझ में आ रहा है। और इन सब के बीच आप जानिए, यहाँ समझिए कि परेशानियां कैसे यहाँ बढ़ाने की कोशिश में ईरान है। ईरान मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि ईरान की टॉप लीडरशिप यहां खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ईरान ने अपना जो मोज़ैक डिफेंस सिस्टम जो यहां बना रखा है, उस डिफेंस सिस्टम के कारण ईरान काफ़ी आगे यहां नज़र आता है। और डोनाल्ड ट्रंप जो जिनकी एक अलग बादशाहत दिखाई देती थी दुनिया भर में, उस टॉप लीडरशिप यानी वर्ल्ड ऑर्डर को अब हम चेंज होते हुए देखेंगे। इस वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका कहां रहेगा और भारत कहां रहेगा? भारत की बात तो अभी करना बेमानी है, लेकिन फिर भी भारत का जिक्र यहां पर ले आते हैं, क्योंकि भारत, इंडिया कहां रहेगा इसके बाद। क्योंकि अभी संसद में आप लोगों ने देखा कि अगर कोई भी ईरान का नाम ले रहा है विपक्ष का नेता, तो हुटिंग होने लग रही है सत्ता पक्ष की तरफ से। इजराइल जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अगर तो ये कौन से किस देश में हम आ गए हैं जहां ईरान के ऊपर अत्याचार को हम बहुत ही सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं, हम बहुत खुश हो रहे हैं कि चलो ईरान के लोग मारे जा रहे हैं। ये हिंदुस्तान के और लेकिन अमलेंदु जी, इतना जरूर है कि ये आम आवाम की बात नहीं है। ये आम आवाम जो चुन करके, यहाँ की जनता जो चुनकर संसद में पहुंचाती है जिन लोगों को, ये उनकी अपनी आवाज है, लेकिन उन्हीं को वोट देने वाले लोग अगली दफा शायद वोट न दें, ये भी दिखता है। बिल्कुल वोट नहीं देंगे। और राजीव जी, ये जो शुतुरमुर्ग जो हैं, इनको शुतुरमुर्ग कहा जाए, जो इजराइल जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, इन्हें मालूम नहीं है कि इनके 22 जहाज अभी भी हॉर्मुज़ में फंसे हुए हैं। और अगर आपके इजराइल जिंदाबाद के नारों का उधर से जवाब मिलना शुरू हो गया तो कहाँ लेकर घूमेंगे ये थैलियाँ अपनी? ये अभी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ बैठकर इजराइल जिंदाबाद के नारे लगाना बहुत आसान है। तो ये इजराइल जिंदाबाद के नारे लगाना, अगर इतने बड़े आप 30 मार खां इजराइल जिंदाबाद के नारे लगाने लगे तो जाइए जंग में शामिल होइए इजराइल के साथ। यहाँ बैठ के नारे काहे को लगाना है इजराइल जिंदाबाद के? वहाँ जाइए जहाँ आपकी ज़रूरत है इजराइल जिंदाबाद के नारे लगाने की। जिसको आप अपना फादरलैंड बता रहे हैं तो अपने फादरलैंड जाओ ना, फादरलैंड में जाओ, वहाँ जाकर अपना जोर दिखाओ, वहाँ जाकर लगाओ इजराइल जिंदाबाद के नारे। लेकिन राजीव जी, इस बीच इनका जो फादरलैंड है इजराइल, उसका जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने अभी स्वीकार कर लिया है कि पिछले 24 घंटों में 192 लोग घायल हुए हैं और 18 दिनों में 3727 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। ये उसने अभी लगभग 4000 लोग घायल हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय इजराइल का कह रहा है। ये बड़ी खबर यहां से आ रही है कि अभी पिछले 24 घंटे में 192 लोगों की बात आ रही है जो आधिकारिक है, 19 जिनकी जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं। लेकिन वो लोग जो हॉस्पिटलाइज नहीं है वहीं वो अलग है, वो वहीं मारे गए हैं और वो संख्या अलग है, वो नहीं बताई जा रही है। वो नहीं बताई, जो हॉस्पिटलाइज नहीं हुए वो नहीं बताई जा रही है, और कितने मारे गए ये नहीं बताया जा रहा। घायलों की संख्या जो है वो बताना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति जो साफ इमैनुअल मैक्रो, जिन्होंने कहा है कि फ्रांस ने इस युद्ध को नहीं चुना है, हम अपने सहयोगियों के समर्थन में विशुद्ध रूप से रक्षात्मक स्थिति में हैं। साफ रक्षात्मक स्थिति में हम हैं, हम अपनी रक्षा की बात सोच रहे हैं और हमने इस युद्ध को नहीं चुना है। आइए जरा सुन लेते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, उनकी जुबानी फ्रेंच में बोल रहे हैं, हिंदी आपके सामने रख चुका हूं। Ce Conseil de défense, comme les précédents, vise donc à faire le point sur l'ensemble des dossiers et la situation au Moyen-Orient et à examiner les conséquences des opérations militaires conduites par les États-Unis d'Amérique et Israël dans la région et à la riposte massive que l'Iran a décidée et qui touche nombre des pays de la région. Je le redis ici, la France n'a pas choisi cette guerre, nous ne prenons pas part. Et nous avons une position purement défensive, en protection de nos ressortissants, en soutien.
तो मैक्रो साहब सुन रहे थे, साफ साफ कह रहे हैं मैक्रो, इमैनुअल मैक्रो, कि फ्रांस ने इस युद्ध को नहीं चुना है, ईरान में युद्ध थोपा गया और इस युद्ध में हमारी कोई भागीदारी नहीं है और हम अपनी रक्षात्मक भूमिका में रहेंगे, हमारी स्थिति जो है यहां रक्षात्मक ही है, ये कह रहे हैं इमैनुअल मैक्रो अपनी बात रखते हुए, यानी साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकराते हुए। लेकिन इस बीच एक पत्रकार ने पूछा जब ट्रंप से कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है क्या, यानी परमाणु हथियार हैं उनके पास, ईरान के पास, जो कि आपने परमाणु हथियार कहते हुए उनके ऊपर हमला बोला है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और जरा उनकी जुबानी सुनते हैं, हिंदी तर्जुमा अब तक रखूंगा मैं, और डोनाल्ड ट्रंप यहां पे साफ साफ नकारते हुए सुनिए। He said, but we helped with Ukraine. Yes. And they don't help with Iran. And they all acknowledge that Iran can't have a nuclear weapon. You yourself say, these are horrendous people. These are the worst people. And going back to Hitler, right? Going back to Hitler, these are the worst people. That's a long time ago. And there's been nothing close. Every तो सुना आपने डोनाल्ड ट्रंप, जी हां डोनाल्ड ट्रंप, कितनी बार सुनेंगे। मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को इनकी आवाज़ पसंद नहीं आती होगी, लेकिन फिर भी क्या करें, सुनाना पड़ता है। मुख्य तो यही है करता धरता इस युद्ध के। और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो सकता है, ये बहुत बुरे लोग हैं, कह रहे हैं ये बहुत बुरे लोग हैं, खराब लोग हैं, ये हिटलर के समय से ही अधिक बुरे लोग हैं, ये हिटलर के समय से, और ये सबसे बुरे लोग हैं, मतलब बार बार कह रहे हैं कि ये बुरे लोग हैं, हिटलर के समय से बुरे लोग हैं, सबसे खराब हैं, सेकंड वर्ल्ड वार के समय से खराब लोग हैं। आखिर इतना ये रोज रोज हनुमान चालीसा की तरह पढ़ते क्या है ये? हाँ बिल्कुल, हम हनुमान चालीसा की तरह पढ़ते हैं। और राजीव जी, यहाँ एक बड़ी मज़ेदार बात हुई है, ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री जो हैं उनके साथ बैठे हुए बात कर रहे हैं, और जब आयरलैंड के प्रधानमंत्री बोलने के लिए खड़े हुए इनके सामने, तो उन्होंने कहा कि दुनिया भर में संघर्ष के कारण बहुत लोगों की जान जा रही है। ईरान युद्ध को लेकर उन्होंने ट्रंप की आलोचना की, ये ट्रंप के सामने खड़े होकर आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा। तो ये राजीव जी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इनके मुंह पर ही जो उन्होंने खड़े होकर कहा कि संघर्ष के कारण पूरी दुनिया में निरपराध लोगों की जान जा रही है और ईरान युद्ध जो है वो ठीक नहीं है, ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री साफ तौर पर कहा। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत बड़ी खबर यहाँ बता रहे हैं हमारे साथी अमलेंदु जी, और कह रहे हैं कि आयरलैंड के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई, वार्ता के बाद दोनों आते हैं, ये जो मीटिंग ये जो चल रही है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये वही आयरलैंड के पीएम के साथ पीसी हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयरलैंड के जो पीएम है वो खड़े होते हैं, कह रहे हैं कि दुनिया भर में संघर्ष अभी संघर्ष का आलम है, लेकिन बहुत इस कारण बहुत ज़्यादा लोगों की जान जा रही है, और ये तब कह रहे हैं, और ईरान युद्ध ठीक नहीं है, ईरान युद्ध की उन्होंने भर्त्सना की, आलोचना की, और ये भी वहाँ कर रहे हैं जहाँ पर ईरान युद्ध थोपने वाला, ईरान युद्ध की शुरुआत करने वाला इंसान जो है वो बैठा हुआ है, अमेरिका का राष्ट्रपति। तो आप समझ सकते हैं इतना गट्स, इतनी हिम्मत होनी चाहिए किसी में कि सीधे सीधे आपके मुंह पे कह पाए कि आप सही नहीं गलत कर रहे हैं। और ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है, उन्होंने कहा है सैल्यूट टू आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर। लेकिन यहां पर बहुत आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर को सैल्यूट इसलिए क्योंकि कम से कम मुंह पे बोल तो रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, ईरान में आपने जो थोपा है वो गलत थोपा है। लेकिन खबरें बहुत आ रही हैं अलग अलग जगहों से, और इन सब के बीच आपने देख लिया मैक्रो, आपने देख लिया आयरलैंड किस ढंग से साफ साफ मना कर रहा है, आपने कल देखा जापान ने मना कर दिया, और साइनी ताकाची ने मना किया था, और उसके बाद फिर चीन ने मना कर दिया है, ब्रिटेन ने साफ साफ मना किया है अमलेंदु जी, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रेलिया ने मना किया है, ग्रीस ने आज मना कर दिया, स्विट्जरलैंड ने मना पहले से मना कर रखा है। स्विट्जरलैंड ने तो परसों अपने क्षेत्र से अमेरिकी विमान को गुजरने से भी मना कर दिया कि आप हमारे एरिया से, हमारे एयर स्पेस से नहीं जा सकते हैं, यहां तक हो गया। लेकिन इस बीच खबर जो है वो इजराइल से फिर आ रही है, ताबड़तोड़ हमले में वहां कई इमारतों के ध्वस्त होने की खबर आ रही है। हाँ बिल्कुल राजीव जी, कई इमारतों के ध्वस्त आने की खबर आ रही है, विजुअल्स भी अब आना शुरू हो गए हैं। जैसा मैंने बताया कि 1 किलोमीटर तक लंबी सड़क क्षतिग्रस्त दिखाई जा रही है, कई बिल्डिंग्स को दिखाया जा रहा है, 100 से ज़्यादा कारों को जो है जलता हुआ दिखाया जा रहा है, और इनकी टीमें पहुंची हैं उसको बुझाने का प्रयास कर रही हैं, ये सब दिखाया गया है। एक रेलवे स्टेशन जो है वो चकनाचूर हुआ है, वो दिखाया जा रहा है किस तरीके से। इधर एक और बड़ी खबर आ रही है राजीव जी, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं अल्बानीज़,
उन्होंने कहा है कि यूएई में जो एयरबेस है उस पर जो ऑस्ट्रेलिया की जो सुविधा थी उस पर आग लगी है उसकी ईरान के हमले में, और उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। ये अभी उन्होंने पत्रकारों के साथ कहा है, और कहा है कि जो ईरानी हवाई हमले से यूएई के अल मिनहाद एयरबेस पर मौजूद इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई मेडिकल और रहने की सुविधाएं भी शामिल हैं। और उन्होंने कहा कि एक ईरानी मिसाइल गिरी जो बेस के पास ही जाकर लगी। हालांकि उन्होंने कहा कि किसी भी ऑस्ट्रेलियाई सैनिक को चोट नहीं लगी है और इस समय सभी लोग पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। एक रहने की जगह और मेडिकल सुविधा को नुकसान पहुंचा है। यह नुकसान उस छोटी सी आग की वजह से हुआ जो उस मिसाइल के बेस तक जाने वाली सड़क पर गिरने से लगी थी। तो यानी अब जो सहयोगी हैं किसी भी तरीके से, थोड़े भी सहयोगी अमेरिका के समझे जा सकते हैं, उन पर हमले अब ईरान कर रहा है, ये साफ तौर पर समझ में आ गया है। जी, इस बीच IRGC यानी इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड कोड ने सीधे धमकाते हुए इजराइल को कहा है कि लारिजानी की मौत के बदले में मध्य इजराइल पर हमने जो मिसाइलें दागी हैं ये अभी तो शुरुआत है, हम इस मौत का बदला लेकर रहेंगे। अब बदले की बात आ गई है अमलेंदु जी, यहाँ साफ साफ यही है कि हम बदला लेंगे। अब हम अपने तमाम जितने भी लीडर्स आपने मारे हैं, फर्स्ट लाइन के जितने भी लीडर्स को आपने खत्म किया है, उसका बदला लेकर ही मानेंगे। यह साफ साफ अब यहां से इस युद्ध को हम लोग कल 18वें दिन, कल ही मैं कह रहा था कि महाभारत की जो जंग थी, महाभारत का जो युद्ध था या महाभारत अपने आप में कह लें, 18वें दिन खत्म हो गया था। लेकिन यहां पर यह 18 दिन के बाद अब नई शुरुआत दिखाई दे रही है और वहां कौरवों की सेना अलग, अकेला जापान, यहां अकेला ईरान लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जिसको कहा जा रहा था कि जैसे पांडवों की सेना नहीं जीतेगी, लेकिन यह सेना यहां पर आगे बढ़ते हुए जीतेगी हारेगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहां बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए ईरान जो है वो दिखाई दे रहा है। बदले की जो आग है वो यहां दिखाई दे रही है और लोग सड़कों पे हैं। ये तस्वीर अपनी तस्वीर है, अपने लोग जो प्रोफेसर वहां पे और नारे लग रहे हैं इंतकाम इंतकाम, वहां जनता आवाज लगा रही है इंतकाम इंतकाम। राजीव जी, परिस्थितियां ऐसी हैं कि अगर सेना वहां से बैक होना भी चाहे और वहां का प्रशासन भी अगर जो है शासन जो है वो अगर समझौता करना चाहे तो जनता पत्थरों से कुचल देगी कि नो सीज फायर। वहाँ के तेहरान यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर मरांडी, उनका एक इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं भी सीज फायर स्वीकार नहीं करूँगा। अगर हमारा निज़ाम भी अगर चाहेगा सीज फायर तो नो सीज फायर, हमको बदला लेना है। इन्होंने हमारी राष्ट्रीय अस्मिता जो है उस पर चोट की है, तो इसका हम बदला लेंगे और एक भी आदमी बचेगा तो वो इंतकाम लेगा। तो राजीव जी, ये जहाँ जाकर फंसे हैं ट्रंप साहब, ये बहुत जगह फंसे हैं। 18 दिन का तो राजीव जी चलिए ख़त्म हो गया था महाभारत, लेकिन ये चूंकि कलयुग है तो 18वें दिन अब शुरुआत हुई है असली महाभारत की। तो अब कौरवों की असली पिटाई जो अब होना शुरू होगी। और ये एक तरीके से कहा जाए, जैसे मैंने अभी कहा कि नेतन्याहू ने ये इंतज़ाम पक्का कर दिया कि ट्रंप जो है वो निकलने ना पाए इससे बाहर किसी भी तरीके से। तो खुद नेतन्याहू खुद तो निपटेंगे, लेकिन ट्रंप का बहुत ज़बरदस्त नुकसान करके निपटेंगे। तो ये देखने में आएगा राजीव जी, चूँकि ईरानी जो है वो किसी हाल में हथियार डालने वाले नहीं हैं, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। हथियार उनके ख़त्म भी हो जाएंगे तो पत्थरों से लड़ेंगे। तो ये बहुत राजीव जी जिस तरह की कौम है जिसने वो साबित किया है, तो इन्होंने बता दिया है कि आसान नहीं है ट्रंप साहब, नेतन्याहू साहब के लिए। तो ये बहुत मुश्किल चीज़ जाकर उलझ गए हैं ट्रंप, ये समझ में आ रहा है राजीव जी। जी, ये साफ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रंप साहब जो हैं और नेतन्याहू दोनों उलझे हुए हैं। नेतन्याहू ने उलझा दिया है ट्रंप को। और ये समझ में, ये बात आपको समझ में आती है क्या अमलेंदु जी कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप, इतना बड़ा देश अमेरिका, इतने पैसे वाला, इतना अमीर देश अमेरिका, डील करने वाला वहाँ का राष्ट्रपति, वो इजराइल से क्या डील की होगी उसने कि इजराइल के कहने पे वो बम्बार्डिंग कर रहा है, इजराइल को अपने तमाम हथियार दे रहा है? आखिर कौन सी डीलिंग है वहाँ पे? वो राजीव जी एपस्टीन फाइल्स हैं, यही कहा जा रहा है कि एपस्टीन फाइल्स हैं। और एपस्टीन फाइल्स का असली जो सॉफ्टवेयर है वो नेतन्याहू के पास है। और अब इस युद्ध से पहले नेतन्याहू गया था, ट्रंप से मिल के आया था और वही फाइल दिखा के आया है कि देखो वरना इनको सार्वजनिक करूँ या फिर कर रहे हो हमला, और तभी ट्रंप ने कर दिया है। तो ईरान के लोग तो यही आरोप लगा रहे हैं कि एपस्टीन क्लास है, तो एपस्टीन फाइलों की वजह से दबाव में है। और इतना दबाव में है ट्रंप तो राजीव जी कि वो वहाँ के मतलब इजराइल के ही राष्ट्रपति से कह रहा है कि भाई इसको माफ़ कर दो। और वहाँ का राष्ट्रपति कह रहा है कि भाई ये जब से इजराइल बना है तब से पहला प्रधानमंत्री है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप हैं, उसमें इसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, इसको सज़ा होनी है। इसके 4 साथियों को सज़ा हो चुकी है। युद्ध जिस दिन रुकेगा उस दिन इसको सज़ा हो जाएगी, जेल चला जाएगा। तो नेतन्याहू जेल जाने से बचने के लिए जो है ट्रंप को, अमेरिका को भी इस युद्ध में घसीटे हुए, ये समझ में आ रहा है राजीव जी।
और इधर इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है राजीव जी, इजराइल ने कहा है कि ये एक मुश्किल भरी रात थी और ईरान की तरफ से और भी हमले हुए और क्लस्टर बम और मिसाइलें दागी गई, जिससे काफ़ी दहशत फैल गई और तेल अवीव के करीब बहुत जो है वो 2 इजरायली नागरिकों की जान चली गई। ये अभी फिर से स्वीकार किया गया और इस बारे में कुछ हलकों में चर्चा है और उनका कहना है कि शायद ईरान की तरफ से लगातार हो रहे हमलों की वजह से इजरायली रडारों की क्षमता कमज़ोर पड़ रही है, जिससे वे ठीक ठीक पहले से पता लगा सकें कि ईरान से इजराइल की तरफ मिसाइलें कब दागी जा रही हैं। ये राजीव जी वहाँ का मीडिया अब स्वीकार कर रहा है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो चुका है और उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, मालूम नहीं पड़ पा रहा है कि अब मिसाइलें आ रही हैं ईरान की तरफ से। तो ये एक ईरान की उपलब्धि समझी जा सकती है। अब युद्ध कितना चलेगा, क्या चलेगा, ये हम आयरन डोम कहते थे कि हमारा तो आयरन डोम है हमारा। आयरन डोम कहते थे, वो पैट्रिया जो थार थे अमेरिका के, वो सब जो है ध्वस्त हो गए, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं वो। और इसीलिए अब खुलकर जो मतलब अब देखिए, अब इसके मिसाइलों की संख्या कम हो गई है ईरान की, लेकिन हमले ताकतवर हो गए और वो इसीलिए हुए कि पहले उसने छोटी मिसाइल से, छोटे ड्रोन से उसने हमले किए और इनको नष्ट कर दिया, पूरा इंटरसेप्टर्स को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। और उसके बाद अब वो आराम से घूम रहा, विजुअल जारी करता है कि देखो हमने हमला किया, हमारी मिसाइल ये जा रही है और इनके सैन्य अड्डे पर जा रही हो, ये नहीं रोक पा रहे हैं। वो विजुअल भी जारी करता है ईरान। तो ये मतलब एक तरीके से जो राजीव जो मानसिक युद्ध है, उस मानसिक युद्ध में भी ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर, अमेरिका के ऊपर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल ने तो अपने आप प्रतिबंधित किए हुए हैं सारी चीज़ें, सूचनाओं का, लेकिन अमेरिका में खुला हुआ है, तो अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत टर्म्स आपके लिए हो रही है कि वहाँ सूचनाएं आ रही हैं कि अमेरिका का किस तरीके से नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल, दिक्कत जो है वो ट्रंप के लिए है और इस बीच ईरान ने विजुअल्स जारी किए हैं। उस विजुअल्स को भी अभी आप बता भी रहे थे अमलेंदु जी, वो ईरान का जो कॉन्सुलेट है यहाँ हैदराबाद में, उसने भी जारी किया है। वो मैं कहूँगा कि उन विजुअल्स को, जो ड्रोन छोड़ते हुए, मिसाइलें छोड़ते हुए जो विजुअल्स हैं, उसको स्क्रीन पे ले आएँ और उसको हम दिखाएंगे कि कैसे ईरान अपने उन विजुअल्स को कि हम मिसाइलें दाग रहे हैं, अब वो प्रूफ दे रहा है। ईरान अब प्रूफ देता हुआ दिखाई दे रहा है, ये साफ हम लोग मान सकते हैं। और लेकिन इजराइल के ऊपर सुबह से जिस ढंग से हमले कर रहा है ईरान, और ईरान के लोग सड़कों पे जिस ढंग से हैं, ये हमारी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों में आप सड़कों पे देखिए, चाहे तेहरान हो, चाहे कुंभ हो, चाहे निस्फहान हो, हर जगह, हर अलग अलग शहरों में, चाहे मिनाब खासकर जहां लड़कियों के स्कूल पे उसने हमला किया था, 181 लोग, उसमें से 168 बच्चियां मारी गईं। इन सब को अगर देखा जाए तो वो साफ दिखता है कि ईरान यहाँ से अब बदला लेने की भावना से बिल्कुल आगे बढ़ चुका है। वो कहता है कि हमको सीज फायर नहीं चाहिए, हमको सीधा इसका पूरा का पूरा फाइनल जो ब्लूप्रिंट है वो चाहिए। यानी अब आगे युद्ध नहीं करेगा कोई हमारे ऊपर, और अगर युद्ध करेगा तो फिर वो क्या भुगतेगा, और अभी तक जितना कुछ क्षति हुई है उसका हर्जाना कौन देगा, ये सारी बातें चाहता है लिखित रूप से ईरान। और इसीलिए ईरान यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस बीच बहुत सारी खबरें भी आ रही हैं अमलेंदु जी, मैं देख रहा हूं आपके पास भी बहुत सारी खबरें हैं, उन खबरों जी खबरें। और इस बार जो है ईरान के खुफिया वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने वहां का जो प्रेस टीवी है उसके संवाददाता से खास बातचीत में दावा किया है कि यूएस को पहले हफ्ते में ही 3200 से ज़्यादा जो हैं वो क्षति हुई है सैनिकों की या जानों की या मतलब नागरिकों की, इस सब मिलाकर 3200 नागरिक और सैनिक मिलाकर मतलब मारे गए और घायल दोनों मिलाकर, ये उन्होंने खास तौर से दावा किया है। और उन्होंने कहा है कि जो क्षेत्र से बाहर के सूत्र हैं, मतलब इनको बाहर के सूत्रों से जानकारी मिली है कि ईरान को अमेरिकी नुकसान का एक व्यापक आकलन दिया गया, जिसमें 28 फरवरी से शुरू हुए ईरानी जवाबी सैन्य अभियानों के कारण हुए मानवीय भौतिक दोनों तरह के नुकसान शामिल हैं। और खुफिया जानकारी में भारी जानमाल के नुकसान का विवरण दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि अकेले पहले हफ्ते में ही कम से कम 200 अमेरिकी सैन्य कर्मी मारे गए और 3000 से ज़्यादा घायल हुए। 200 को मारे जाने नहीं, लेकिन 200 के घायल होने को तो वहाँ के यूएस सेंटर कमांड ने स्वीकार कर लिया है। इनका दावा है कि 200 मारे गए हैं और 3000 घायल हैं, ये इनका दावा है। और अगर राजीव जी वो इब्राहिम लिंकन जो है वो ध्वस्त हो गया और उसमें आग लग गई, अगर वो गेराल्ड कौन जो वो है गेराल्ड आर4 अगर उसमें आग लग गई और उसको जो है आग 30 घंटे से बुझ नहीं पा रही है, तो मरा एक भी नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका युद्धपोत कैरियर जो है उसमें आग लगे और 30 घंटे में आग बुझा नहीं पाए हैं आप, और उसके बाद आप कहें कि इसमें कोई जान ही नहीं गई है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये छुपाया जा रहा है, चूंकि अगर ये सूचनाएं राजीव जी अमेरिका में पहुंचना शुरू हो जाएंगी कि
जो 3000 जो है वो घायल हैं और 200 सैनिक मारे जा चुके हैं, तो विद्रोह एक ज़बरदस्त तरीके का अमेरिका में हो जाएगा। तो इसलिए इन खबरों को वहाँ छिपाया जा रहा। तो ये अभी वहाँ के जो खुफिया अधिकारी हैं उन्होंने इसको दावे के साथ कहा है कि 3200 का जो है नुकसान अमेरिका को हुआ है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। खुफिया अधिकारी के जरिए, ये ईरान के खुफिया अधिकारी के जरिए ये खबर आई है। वो कह रहे हैं साफ साफ कि अब तक इस युद्ध में 3200 सैनिक और नागरिक दोनों मिलकर अमेरिका के मारे गए हैं। इस जंग में 3200 नागरिकों की मौत की बात अगर कही जा रही है, जिसमें 200 तो सीधे सीधे अमेरिकी सैन्य अधिकारी हैं, सैन्य सैनिक हैं, इसकी बात अगर कही जा रही है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से ईरान जो है वो अपर हैंड में नजर आता है। ईरान की तरफ से अगर ये बात, ये दावा, और ये सही कह रहे हैं अमलेंदु जी की 200 सैनिक घायल हैं, ये अमेरिका ने भी स्वीकार किया था। अमेरिका के ही एक अधिकारी ने बताया था। ये यूएस सेंट्रल कमांड उनका जो उसने स्वीकार किया है, उसने स्वीकार किया था। यूएस सेंट्रल कमांड जो है उसने स्वीकार किया था। 200 घायल हैं और यहां बताया जा रहा है कि 200 को हमने मारा है, 3000 नागरिक जो हैं वो हताहत हुए हैं। 3200 के हताहत होने की बात, इसका मतलब है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा दिखाई देता है यहां, बिल्कुल सिकुड़ा हुआ, परेशान और बिल्कुल अजीब तरह का चेहरा और डांस करने वाला आदमी जो है वो आज इस ढंग से दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बहुत गहरी चोट लगी है, मार गहरी पड़ी है, ये दिखाई दे रहा है। और इसीलिए यहां से डोनाल्ड ट्रंप कहीं भी पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहां तक पीछे जाएंगे इसका अभी जिक्र नहीं आ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति क्या थी और क्यों यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की एक रणनीति तो साफ दिखाई देती है अमलेंदु जी, कि वो चाहते थे कि किसी भी ढंग से इस पूरे युद्ध में वहां के सुप्रीम लीडर को मार डालो, पहली पंक्ति के लोगों को मार डालो और उसके बाद हम यहां से आगे बढ़ जाएं। हाँ, यही उनकी प्लानिंग थी। और ये कहा भी था उन्होंने कि एक तो जो पिछला जो हुआ था 12 दिन का, उसमें उन्होंने कहा था कि हमको मालूम है खामनेई कहाँ है, हम जब चाहे तब वहाँ उनको जाकर मार सकते हैं, भी हम मारना नहीं चाहते। ये ट्रंप के ही बयान थे। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जब भाई ईरानी लोगों आ जाओ, हम जो इनको मार देंगे और तुम सड़कों पर आओ, हम आ रहे हैं तुम्हारी मदद करने के लिए। उसके बाद फिर जब कर दिया तो उसके बाद कहा कि ईरान सरेंडर कर देगा, अनकंडीशनल सरेंडर। अब सरेंडर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ट्रंप भूल गए। एक हफ्ते तक जो कहते रहे अनकंडीशनल सरेंडर, अब वो सरेंडर की बात करना तो भूल ही गए हैं कि ईरान सरेंडर भी करेगा। और ईरान साफ तौर पे कह रहा है कि नो सीज फायर। तो ये एक ज़बरदस्त अंतर राजीव जी 18 दिनों में आया है कि ट्रंप के मुंह से अनकंडीशनल सरेंडर शब्द गायब हो गए और ईरान अभी भी कह रहा है नो सीज फायर। ये एक अंतर जो है वो आया है। इस बीच दुबई में धमाकों की खबर आ रही है। दुबई से धमाकों की खबर आ रही है। ईरान ने मिसाइल दागे हैं दुबई के ऊपर, ये खबर आ रही है। दुबई में ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं, ये खबर दुबई से आ रही है। दुबई और अबू धाबी दोनों में, यूएई की राजधानी अबू धाबी और दुबई जो उसका दूसरा बड़ा शहर है, इन दोनों पे ज़बरदस्त बम्बार्डिंग की खबर, मिसाइल दागने की खबर आ रही है। और आज अपना खुर्रम शहर से लेकर फतेह से लेकर तमाम अलग अलग जो बड़े बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उसका इस्तेमाल ईरान कर रहा है। और ईरान साफ साफ कह रहा है कि अली लारीजानी और सुप्रीम लीडर्स के मौत का बदला हम लेने के लिए अब निकले हैं। अब इंतकाम होगा, इंतकाम के नारे लग रहे हैं सड़कों पे और इन सब के बीच अल्लाहू अकबर के नारे भी वहां सड़कों पे गूंज रहे हैं। तो ये नारे एक जोश पैदा करते हैं। वहां की जो जनता है वो बाहर निकल के आती है और सड़कों पे, वो कल तो शाम 5 बजे से ही सड़कों पे थी, जबकि पहले इफ्तार जो होती थी, इफ्तार के बाद लोग बाहर निकल के आते थे और लगभग आधी रात तक वो बाहर रहते थे, नारेबाजी करते थे, एक दूसरे के प्रति यहाँ साथ का वादा करते थे। लेकिन वो सब कल को और भी जल्दी ये सब ईरान में देखने को मिला, क्योंकि लारीजानी की मौत की खबर कल ईरान में जैसे ही फैली उसके बाद से ही ये खबरें आने लगी। इस बीच दुबई की खबर जो आ रही है वो भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी खबर जो आ रही है वो उधर से लेबनान से आ रही है। बेरूत पर हमला किया है इजराइल ने, और इजराइल ने बेरूत के ऊपर, लेबनान की राजधानी बेरूत के ऊपर हमला किया, हिजबुल्लाह के ठिकानों पे हमला किया है। इजराइल भी अपने 2 मोर्चे खोल रखा है, 2 नहीं बल्कि 3 मोर्चा खोल रखा है। एक तरफ वो हमास के ऊपर हमला कर रहा है, दूसरी तरफ वो हिजबुल्लाह के ऊपर हमला कर रहा है और तीसरी तरफ वो ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। लेकिन ईरान ने एक साथ बहुत सारे मोर्चे खोल रखे हैं और भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। बहुत सारी खबरें। और इस समय अभी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि खाड़ी के जो क्षेत्र
हैं उसमें ईरान के हमले जारी हैं। बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, इन सभी ने कहा है कि ईरान की तरफ से ड्रोन और मिसाइलों के हमले जारी हैं। ये इन सब ने स्वीकार किया है कि उनकी तरफ से ड्रोन और मिसाइल्स के हमले हो रहे हैं। इन देशों ने स्वीकार किया राजीव जी अभी जी। तो ईरान की तरफ से इन देशों ने स्वीकार किया है, चाहे वो कतर हो, कुवैत हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे यूएई हो, चाहे वो ओमान हो, इन सब देशों पे, ओमान पे ज़्यादा हमला नहीं दिखाई दे रहा है, ओमान पे नहीं है, लेकिन ये तमाम देश जहाँ जहाँ इसने हमला किया है उसमें कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब और अब जॉर्डन को भी इसने धमकाया है साफ साफ ईरान ने कि जॉर्डन आप संभल जाइए, आपके यहाँ से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं और आप अमेरिकी और वहाँ के नागरिकों को इसने उर्दू और फारसी में, अरबी और फारसी में इसने पूरा पैगाम भेजा है और जिसमें साफ साफ कहा है कि आप अमेरिकी सैन्य ठिकानों से दूर चले जाइए आप लोग, क्योंकि यहाँ हम बम्बार्डिंग कभी भी कर सकते हैं, मिसाइलें दाग सकते हैं। टारगेटेड मिसाइलें दागी जा रही हैं ईरान की तरफ से और ईरान को साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इधर रूस का। तो रूस और चीन ये दोनों साथ तो दे ही रहे हैं, इस पर हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन खबरें अलग अलग तरह से आ रही हैं। इन खबरों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने कहा है कि ईरान के परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर एक प्रोजेक्टाइल गिरा है, उनके उस पे परमाणु ऊर्जा संस्थान के ऊपर। यह संयुक्त राष्ट्र का कहना है, यूनाइटेड नेशन का कहना है। परमाणु तकनीकों की देखरेख करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था IAEA ने एक बयान में कहा है कि मंगलवार यानी कल शाम को बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में हुई एक घटना घटी है और इस संयंत्र को किसी तरह का नुकसान होने या कर्मचारियों को चोट लगने की रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन वहां पर प्रोजेक्टाइल को गिराया गया है और यह डर इसलिए है क्योंकि कहीं लीकेज हो गया, अगर किसी तरह की अगर यहां दिक्कत आ गई तो वो परेशानी बढ़ सकती है, न सिर्फ इनके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए परेशानी बढ़ सकती है। बिल्कुल राजीव, ये पूरी दुनिया के लिए परेशानी बढ़ सकती है और साफ तौर पर ये समझा सकता है कि ये अगर इस तरह की चीज़ हुई तो इसका मतलब फिर पलटवार अब दूसरे तरीके के भी शुरू हो जाएंगे और ये शंकाएं बार बार व्यक्त की जा रही हैं कि क्या इजराइल और अमेरिका जो है वो परमाणु अस्त्रों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। आगे करना नहीं चाहिए, करेंगे तो वो बहुत उल्टा काफ़ी ज़्यादा पड़ सकता है, लेकिन जब ये ज़्यादा पिटेंगे तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन अब ये अगर परमाणु ठिकानों पर हमले हो रहे हैं राजीव जी, और ये साफ तौर पर कह चुका है ईरान कि भाई हमारे पास वो बनाने की क्षमता नहीं है, हम नहीं बना रहे हैं और हमारा फतवा जारी है कि हम ये नहीं बनाएंगे, इसके बावजूद अगर इस तरीके के हो रहे हैं तो ये एक बड़ा चिंता की बात हो सकती है और फिर रिटेलिएट जो है ईरान और ज़्यादा कर सकता है, तो जिसका नुकसान आखिर में जाकर ईरान, अमेरिका और इजराइल को ही राजीव जी साफ तौर पर होता हुआ दिखाई देगा अगर ये इस तरीके के हमले जारी रहते हैं। ये देखने में आ रहा है राजीव जी। जी, लेकिन दुबई पे बड़ा हमला हुआ है, ये कहा जा रहा है कि दुबई